नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th का भूगोल का जो सेकंड चैप्टर था वो हमने कर लिया था, यानी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या है वो सब हमने कर लिया था। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, जो कि है पर्यावरण। तो दोस्तों, सिंपल सी बात कि पर्यावरण क्या होता है। चलिए, जो पर्यावरण शब्द है वो परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर के बना है। परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का, आवरण मतलब जिसने हमें घेर रखा है। घेर रखे का मतलब ये नहीं है कि घेर रखा है और आप पकड़ के पीटेंगे, नहीं। घेर रखे का मतलब है कि चारों तरफ जो कुछ भी पाया जा रहा है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लोग, प्रकृति, जो भी चीजें हमारी चारों तरफ पाई जा रही हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं दोस्तों? पर्यावरण कहलाती है। अब पर्यावरण के जो है 3 घटक होते हैं। एक तो घटक है हम यानी मनुष्य, दूसरा घटक है प्रकृति यानी प्राकृतिक पर्यावरण, तो 2 घटक हो गए। तीसरा घटक है मानव ने जो बनाया है यानी मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे मानव ने क्या किया, जू बना दिया, चिड़ियाघर बना दिया, तो वो क्या हो गया, एक पर्यावरण हो गया। वो एक अलग से उसने भी हमारे को इंटरेक्ट कर रखा है। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए घर बना दिया, तो वो भी हमारे चारों तरफ का, आप कहाँ पर रहते हैं, घर में रहते हैं, तो वो किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो यहाँ पर पर्यावरण के 3 घटक आते हैं। पहली चीज जो है प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्रकृति ने बनाई, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चैप्टर 1 का, कि पर्यावरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूरा आप कर लेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो या पर्यावरण क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी भी जीवित प्राणी, किसी भी जीवित प्राणी के चारों तरफ या आसपास, आप कुछ भी बोल सकते हो, चारों तरफ या आसपास, चारों तरफ पाए जाने वाले लोगों को जीव जंतुओं तथा प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे आसपास अगर कोई जीव जंतु है या कोई मनुष्य है या फिर नदियां, झरने, वायु है, तो उसको हम किस में मानेंगे, प्रकृति में मानेंगे। तो उन सबको क्या कहा जाता है, पर्यावरण। उस पर्यावरण में सभी चीजें आ जाएंगी। चलिए, पर्यावरण का तो हमें समझ आ गया कि पर्यावरण क्या होता है, कि हमारे चारों तरफ किसी भी जीवित संजीव के आसपास जो भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो जीव जंतु है, लोग हैं, प्रकृति है, जो भी चीजें हैं उसको हम किस में मानते हैं, पर्यावरण में मानते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण के घटक कितने हैं, पर्यावरण के घटक कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जो है वो 3 घटक है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, और ये तो आपको पता है कि कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहला घटक जो है वो है प्राकृतिक पर्यावरण। घटक का मतलब होता है हिस्से, पार्ट्स, प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, मनुष्य, और तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, मानव निर्मित वस्तुएं। तो ये हो गया मानव निर्मित वस्तुएं। तो ये 3 जो है घटक हो गए। मानव निर्मित वस्तुएं भी बोल सकते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण भी बोल सकते हैं। इसके 3 घटक हो गए, प्राकृतिक, मनुष्य और मानव निर्मित वस्तुएं। अब दोस्तों, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको आगे डिफाइन किया गया है, क्योंकि मनुष्य को हम जानते हैं, मानव निर्मित वस्तुओं को हम जानते हैं। तो अब हम जानेंगे सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। अब उठा लेते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को और इसको आगे पढ़ते हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। अब दोस्तों, सिंपल सी बात कि जो पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होगा, मतलब भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, भूमि,
जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। अब पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब ही क्या है? पेड़ पौधे हैं, वायु है, जल है, भूमि है, जीव जंतु है, यही तो क्या है? हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है। और जो प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं, तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के यहाँ पर 4 हिस्से हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि स्थल मंडल, अभी आप लिखें सिर्फ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल। भी प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बात की 4 मंडलों की, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। यानी प्राकृतिक पर्यावरण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, या ये 4 हिस्से हैं इसके, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की। तो सिंपल सी बात है, स्थल यानी जमीन, तो जमीन का जो हिस्सा है वहां पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, तो उनकी जो दुनिया है पूरी की पूरी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। दूसरी चीज जल मंडल, जल की जो दुनिया होगी, जल वाले जो क्षेत्र होंगे, जैसे नदी है, तालाब है, तो वहां भी मछलियां वगैरह रहती है, तो उनका अपना एक अलग पर्यावरण होता है, तो उसको हम बोलते हैं जल मंडल। अब तीसरी बात आती है वायुमंडल की, तो जो पृथ्वी से ऊपर उठते ही शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। जैसे पशु पक्षी है तो वो वायुमंडल, मतलब आसमान में घूमते हैं, तो वो किस में रहेंगे? वायुमंडल में रहेंगे। और दोस्तों जैव मंडल क्या होता है? तो जैव मंडल होता है इन तीनों को मिला करके एक ऐसा हिस्सा जो कि तीनों के तीनों एक मनुष्य के लिए या जीव जंतु के लिए उपयोगी होते हैं। तीनों की तीनों, हमें वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए और रहने के लिए जमीन भी चाहिए, तो इन तीनों को मिला करके जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। यानी जीवित रहने के लिए या किसी जीवित प्राणी के लिए जो भी जगह होती है, जो भी मंडल बनता है, उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। तो यहाँ पर हमने प्राकृतिक पर्यावरण को परिभाषित कर दिया। अब हम इन एक एक मंडलों को परिभाषित करते हैं और इनमें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन आता है वो बनता है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो स्थल मंडल आपको पता है दोस्तों, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है और वहां पर हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत थी उसको हमने बोला था भूपर्पटी। तो दोस्तों जो भूपर्पटी का सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, उसी को हम बोलते हैं स्थल मंडल। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर? सिंपल सी बात यहाँ पर आपने लिखनी है कि पृथ्वी की ठोस, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को ही स्थल मंडल कहते हैं। यानी वो जमीन जिस पर हम रहते हैं, यानी पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी है, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, जो ठोस है, जहाँ पर हम रहते हैं, उस हिस्से को, जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थल मंडल बोलते हैं। अब हम स्थल मंडल को और परिभाषित करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि के लिए भूमि, निवास के लिए भूमि तथा खनिज संसाधन प्रदान करता है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। यानी जमीन, यही तो जमीन है जहां पर हम निवास करते हैं, उसे स्थल मंडल कहते हैं।
यही वो ज़मीन है जो हमें निवास के लिए उपयोगी होती है। यहीं पर हम कृषि करते हैं, यहीं पर वन होते हैं, वनों पे पेड़ होते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। इसी के साथ साथ खनिज संसाधन जो भी हमें उपयोगी होते हैं, चूना पत्थर है जिसे हम घर बनाते हैं, जितने भी खनिज संसाधन है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, तो जितने भी खनिज संसाधन है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें इसी स्थल मंडल से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों स्थल मंडल को हमने परिभाषित कर लिया कि स्थल मंडल क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं जल मंडल की तरफ। तो दोस्तों दूसरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लिया होगा आपने। अब हम दूसरा परिभाषित करते हैं जल मंडल को। 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। जो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनने वाला है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है हमारा 5वां कि जल मंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात कि जो जल का क्षेत्र होता है उसे हम जल मंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। अब जल के क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो सिंपल सी बात कि नदी ले लें, झरने ले लें, तालाब ले लें, सागर ले लें, महासागर ले लें, तो ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? जल मंडल बनाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि नदी, तालाब, झील, सागर, महासागर आदि मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं, यानी जलीय जीव जंतु जहां पर रहते हैं उस सारे मंडल को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। चलिए, जल मंडल तो हमने परिभाषित कर लिया। और दोस्तों जल मंडल आपको पता है कि इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब चाहे वो कोई भी जीव हो, सबके लिए आवश्यक है जल। जैसे अगर हम बात करें स्थल, तो जलीय जीवों को स्थल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें जो स्थलीय जीव है उन्हें जल की आवश्यकता जरूर होती है। वायुमंडल में भी जो पक्षी रहते हैं उन्हें भी जल की आवश्यकता जरूर होती है। मतलब जो जल मंडल है वो सबसे उपयोगी होता है। और आपको पता ही है कि कहा जाता है जल ही जीवन है, मतलब जल है तो जीवन है। इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आता है वो आता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के चारों तरफ फैली जो वायु की पतली परत है। अब ये हमारी मान लीजिए कि पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक परतों में जो है वायु और अलग अलग गैसें रहती हैं। अब वायु क्या होती है दोस्तों? अलग अलग गैसों का मिश्रण जो है वो वायु होता है। बहुत सारी गैसें मिलकर के वायु बनाती हैं। तो वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि क्या आपने गैस को पकड़ करके रखा है? क्या ऐसा कभी होता है कि हम मान लीजिए कि पानी को उबाल दे रहे हैं और पानी में से भाप निकल रही है और हमने भाप को हाथ में पकड़ के रख लिया और बाद में उसे यूं उड़ा करके देखा हो तो क्या भाप निकलेगी? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो वायु होती है या जो गैसें होती हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं, वो उड़ जाती हैं। तो फिर ऐसा कैसे है कि पृथ्वी के चारों तरफ ये जो वायु है ये यहाँ पर ही क्यों पड़ी है? ये इधर उधर उड़ क्यों नहीं गई? तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई बल है जो इस वायु को पकड़े हुए है। और वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर हम एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिखेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी इसके अंदर एक बल है जो खींचता है चीज़ों को। जैसे हम कभी भी अगर छत से छलांग लगाते हैं तो हम ऊपर नहीं जाते, नीचे जाते हैं। उसका कारण क्या है कि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींचता है। वैसे ही इस वायुमंडल को खींच करके रखता है, ये जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से ये वायुमंडल, ये जो परत है वो यहीं की यहीं रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या केवल वायु ही होती है? तो यहाँ पर और लिख लीजिए कि वायुमंडल में अनेक गैसें, धूलकण तथा जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प कैसे पाई जाती है? आपको पता है कि बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल की वाष्पित होते हैं। जब वो मिल जाते हैं और मिलकर के बड़ा रूप ले लेते हैं तो जल की बूंदें भारी होकर के नीचे आ जाते हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो ऑब्वियसली कि पर्यावरण में कौन रहता होगा? जलवाष्प। इसी के साथ साथ धूलकण रहते हैं, इसी के साथ साथ अनेक गैसें भी रहती हैं। और इन धूलकणों के कारण ही आपको पता है कि आकाश का रंग नीला होता है। ये हम जब प्रकाश पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो धूलकण, अनेक गैसें और जलवाष्प पाई जाती है। अब ये जो गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल पाया जाता है, ये हमारे लिए करता क्या है? तो दोस्तों सूर्य की जो गर्मी आती है उसका अधिकतम हिस्सा ये दोबारा से सूर्य की तरफ फेंक देते हैं और बहुत कम हिस्सा पृथ्वी पर आने देते हैं, जिसकी वजह से हमें सूर्य की ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो वायुमंडल होता है वो क्या करता है? हमें भीषण गर्मी से बचाए रखता है। तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा कि ये हमें नीचे आपने लिखना है इसके आगे कि वायुमंडल सूर्य से आने वाली भीषण, भीषण का मतलब बहुत खतरनाक, भीषण गर्मी से हमारी रक्षा करता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मान लीजिए कि जलवाष्प ज़्यादा या कम हो जाए, वायु ज़्यादा या कम हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है? हमारा जो मौसम है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी चीज़ लिखेंगे कि वायुमंडल में बदलाव से मौसम व जलवायु का मतलब क्या होता है? जल तथा वायु। जल मतलब वर्षा, वायु मतलब आंधी वगैरह। तो मौसम व जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे जैसे वायुमंडल में हम खतरनाक गैसें छोड़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे कहीं तो वर्षा ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है, और कहीं पर वर्षा कम हो रही है, सूखा पड़ रहा है। तो ये देखिए हमने वायुमंडल को जो है वो कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वायुमंडल के बाद वो है जैवमंडल। तो दोस्तों आपने नोट इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट जो है वो है जैवमंडल। अब दोस्तों जैवमंडल के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं कि ये जो है ये है हमारा स्थल मंडल, जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह है, और उसके बाद ये है हमारा जलमंडल, जिसमें जो है मछलियां वगैरह रहती हैं। तो ये हो गया स्थल मंडल, ये हो गया जलमंडल। इसी के साथ दोस्तों ये हो गया हमारा वायुमंडल, जहाँ पर जो है कौवे पक्षी जो है वो उड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने नोट करना है, ये क्या हो जाएगा? वायुमंडल। ये क्या हो जाएगा? स्थल मंडल, या स्थल मंडल को हम नीचे लिखें स्थल मंडल, और ये हो जाएगा हमारा जलमंडल।
अब हम जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जैव मंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने लिखना है कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी कि वह संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण मतलब छोटा सा, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर जल, वायु तथा स्थल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। तो अब अगर हम डायग्राम में देखें तो जैव मंडल कहाँ होगा, जैव मंडल लगभग कहाँ होगा। तो अगर हम देखें तो जैव मंडल में हमें क्या चाहिए, स्थल चाहिए, मतलब स्थल भी चाहिए, जल चाहिए मतलब जल भी चाहिए, और वायुमंडल चाहिए मतलब इतना हिस्सा। ये जो होगा तीनों को मिला करके वो हमारा क्या बनेगा, जैव मंडल। तो ये आपने डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम में स्थल मंडल भी जैव मंडल में, जल मंडल भी आ जाएगा और वायुमंडल भी आ जाएगा, मतलब तीनों का जो मिला करके बनता है उसे हम बोलते हैं जैव मंडल। उसके साथ दोस्तों केवल 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में मेनली बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हम फटाफट से और कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा 8वां क्वेश्चन बनता है वो होता है पारितंत्र, कि पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कई बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब हमारे घर में कोई सामान खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस सामान के लिए या तो हमारे किसी पड़ोसी से मांग लेते हैं, या फिर हम किसी शॉप पर जा कर के उस सामान को खरीद लेते हैं। मतलब हम कुल मिलाकर के क्या करते हैं कि एक मनुष्य हमेशा दूसरे मनुष्यों पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि अगर हम कोई जॉब करते हैं तो हम किसानों पर डिपेंडेंट है कि वो अनाज उगाएंगे, हम खुद अनाज नहीं उगाते हैं, उसके बाद वो अनाज जो है चक्कियों में जाएगा, आटा बनेगा, तो वो उस चक्की वाले पर भी डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब सारे मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसी तरह से सारे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए, भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए कैसे कि एक शेर है वो किसको खाता है, बकरी को खाता है, तो बकरी ने जो घास से ऊर्जा ली वो किस में चली गई, शेर में। तो ये सारे के सारे ऊर्जा का स्थानांतरण जो हो रहा है उसके लिए कौन डिपेंडेंट रह रहा है, सारे के सारे जीवधारी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रह रहे हैं, निर्भर रह रहे हैं। एक दूसरे के साथ साथ वो प्रकृति के भौतिक कारकों पर भी निर्भर रह रहे हैं, फलों पर निर्भर है, सब्जियों पर निर्भर है। ये क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं, हम सब चीजों पर निर्भर रहते हैं और एक तंत्र बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। तो अब देखते हैं पारितंत्र की परिभाषा, वो क्या होगी कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में तथा प्रकृति के भौतिक व रासायनिक घटकों पर निर्भर रहते हैं, तो वो तंत्र क्या कहलाता है, वो तंत्र कहलाता है पारितंत्र कहलाता है। यहाँ पर कोमा लगेगा, कोमा, पारितंत्र कहलाता है। यानी हम आपस में और प्रकृति के जिन कारकों पर निर्भर करते हैं, घटक की जगह हम यहाँ पर कारक लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन कारकों पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन कारकों को मिला करके जो तंत्र बनता है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। तो दोस्तों पारितंत्र हमें समझ में आ गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, कि मानव, कोई भी मानव है वो अपने पर्यावरण में कोई अंतर करता है। जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं, वो अच्छा है, वो पेड़ अच्छा है। अब मनुष्य उसके सारे के सारे फल तोड़ कर खा जाता है,
तो अब मनुष्य ने उस पेड़ के पर्यावरण में अंतर क्यों किया, क्यों चेंज किया, किसके लिए? उसको भूख लगी थी, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव जो है पर्यावरण में अंतर क्यों करता है, जो चेंज करता है वो क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको लिखना है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। 9वां क्वेश्चन कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब मानव की आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसने पेड़ काट दिए, साथ ही साथ सारा का सारा जल उपयोग कर लिया, जल को दूषित कर लिया, जितने भी तालाब है वहाँ पर प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक दी, उसको भी दूषित कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के इसको इतना ज़्यादा तंग कर दिया कि अब प्रकृति जो है, पर्यावरण जो है वो संकट में आ चुका है। और इसी के लिए जो है विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, जिस दिन अनेक भले कार्य किए जाते हैं, सफाई वगैरह की जाती है, संसाधनों की, पेड़ लगाए जाते हैं। और आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि इस तरह की गतिविधियां होती हैं। तो वो कब होती हैं? तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन बनेगा कि अब जब पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। ये आपको याद रखना है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जीके का क्वेश्चन भी अच्छा है कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए ये बात क्लियर होगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 11वां क्वेश्चन, वो है, यहाँ पर हम टोटल 12 ही क्वेश्चन करेंगे। तो 11 और 12वें क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है कि मानव निर्मित पर्यावरण के, और ये आपके होमवर्क भी रहेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण लिखिए। ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चंस हैं। और दूसरा क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण लिखिए। अब कोई भी चीज़ जो मानव द्वारा निर्मित है आप यहाँ लिख सकते हैं। घर लिख दीजिए, स्कूल लिख दीजिए, जू लिख दीजिए, जो भी मानव ने बनाया हुआ है, चाहे पार्क लिख दीजिए, स्विमिंग पूल लिख दीजिए, या फिर आपके घर में मछलियों को रखने के लिए एक छोटा सा उनके लिए जो कांच का बर्तन होता है उसे लिख दीजिए। तो ये तो सारे आ जाएंगे मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण। और प्राकृतिक पर्यावरण तालाब हो गया, कोई जंगल हो गया, कोई वन हो गया, कोई अभ्यारण्य हो गया, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, पर्यावरण। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने पर्यावरण को अच्छे से समझा होगा, सारी के सारी क्वेश्चंस आपने कवर किए होंगे। सो इसी के साथ धन्यवाद, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।